हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। एक दो एक दो यूनिट बच रही थी आपके फार्मा में, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में तो आपके ये वाली बच रही थी, और थर्ड सेमेस्टर है उसमें कार्डियोवास्कुलर बच रही है, ठीक है। तो ये भी हम एक दो दिन में हो जाएगी ये भी अपने। तो आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, फार्मेकोलॉजी सेकेंड, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में होगी ये। यूनिट का नाम है ड्रग्स यूज्ड इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है। अब नर्वस सिस्टम से क्या समझ रहे हो आप? तो सर हम नर्वस सिस्टम से समझ रहे हैं ब्रेन। पहली चीज़ क्या आ गई, ब्रेन आ गई। और नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो कि सीएनएस हो गया, पीएनएस, ठीक है। मतलब कि नर्वस सिस्टम पर क्या करे, एक्ट करे, वो सभी हम ड्रग्स इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लासिफाइड कर दिया हमने नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके उसको चैप्टर को। जैसे नर्वस सिस्टम में आ गया, अब आप कहोगे सर एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो एनाल्जेसिक्स है तो ये भी हम इसी में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है, ठीक है। इसलिए हम जो जो भी नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है, उन सभी मेडिसिन को हम या उन सभी ड्रग्स को हम किस में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में। चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है, अब देखो हमने कुछ, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नोट्स, ना कि बुक। तो नोट्स बना रहे हैं अपन, तो नोट्स ऐसा बनाए जिससे कि समझ में आए। तो नोट्स में सबसे पहले भी देखना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे हमने एक सीक्वेंस में नोट्स बनाए। जैसे सबसे पहले आया आपके पास एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, पेन किलर होता है। पेन किलर को हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि पेन किलर क्या होती है या एनाल्जेसिक्स क्या होता है, ऐसी मेडिकेशंस, मेडिसिन से ऐसी ड्रग्स होती है जो कि पेन में क्या करे, रिलीफ करे, पेन को रिड्यूस करे। सेकेंड थिंग इज, बिना किसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के, मतलब कि आप कॉन्शियस रहोगे, बेहोश नहीं होगे, आप होश में रहोगे, और आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो होती है एनाल्जेसिक्स। अब हमने क्या किया, इसको दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया। एनाल्जेसिक्स को हमने टू टाइप में क्लासिफाइड कर दिया। पहला आ गया नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स, और सेकेंड आ गया ओपोइड एनाल्जेसिक्स। जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें आती है आपके पास एनएसएआईडीज, ठीक है। जबकि ओपियोइड्स है ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अब बात करते हैं यूज्ड के बारे में। तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है यूज्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। कौन सा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए काम में ली जाती है, और इन्फ्लामेशन एंड फीवर के लिए काम में ली जाती है। जबकि जो ओपियोइड्स है, ओपियोइड्स मेडिसिन है जिसे नार्कोटिक्स भी बोलते हैं, ये कब काम में ली जाती है, ये मॉडरेट टू सीवियर पेन, जब ज़्यादा दर्द हो, ज़्यादा पेन हो, उस टाइम पर काम में ली जाती है। जैसे सर्जरी हो गया, कैंसर पेन हो गया, एटसेट्रा, कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, तो उसमें ये काम में ली जाती है। अब मतलब जब सीवियर पेन हो, नॉन ओपियोइड्स की बात करें तो इसमें आता है एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। दोनों आपके सिलेबस में है। ओपियोइड्स भी है जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, और एनएसएआईडी जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। एनएसएआईडी का सर कुछ एग्जांपल्स बता दो। तो जैसे बढ़ रहे तो इसमें आ गया, जैसे क्या आ गया, इसमें आ गया पीसीएम आ गया, एसिटोमिनोफेन आ गया, डाइक्लोफेनिक आ गया, एंडोमिथासिन आ गया, नेप्रोक्सेन आ गया। ये सभी किस में आते हैं, नॉन ओपियोइड या एनएसएआईडी में। जबकि ओपियोइड्स में क्या क्या आता है, ओपियोइड्स में आता है ट्रामाडोल, ठीक है, मॉर्फिन हो गया, एटसेट्रा, जो भी मेडिसिन है जो कि ओपियोइड्स होती है वो आती है इसमें, ठीक है। पढ़ेंगे हम, पेशेंस रखें। बात करते हैं अपन नेक्स्ट, आगे चलते हैं एनएसएआईडीज। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि नोट्स ऐसे बना रहे सीक्वेंस से। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, पेन किलर या एनाल्जेसिक्स लिया। अब एनाल्जेसिक्स के जैसे टाइप आते हैं, जैसे टाइप आते हैं तो इसमें एनएसएआईडी आ रहा है, तो अब हम एनएसएआईडी पढ़ेंगे। जबकि आपके एक सेपरेट अलग टॉपिक दे रखा है एनएसएआईडी का, लेकिन हम साथ में पढ़ते जाते हैं एनएसएआईडी। अब एनएसएआईडी क्या होता है, एनएसएआईडी पढ़ने से पहले थोड़ा एक नॉर्मल हम इंट्रो देख लेते हैं। किसका, किसका इंट्रो देख लेते हैं, हम नॉर्मल इंट्रो देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी का। क्योंकि एनएसएआईडी में क्या आ रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी आ रहा है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी कौन कौन सी ड्रग्स होती है उनका हम देख लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी रेफर्स टू ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग, ओके। एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को क्या करे, रिड्यूस करे। सेकेंड इज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स मेकअप अबाउट हाफ ऑफ एनाल्जेसिक्स। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसमें क्या होता है, उसमें एक क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हाफ ऑफ एनाल्जेसिक्स होता है, पेन रिड्यूस करता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन रिड्यूसिंग करता है, और दे आर अपोजिट टू ओपियोइड। हमने देखा ओपियोइड्स के क्या है, अपोजिट है ये,
अपोजिट है विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सीएनएस को अफेक्ट करता है या सीएनएस पर एक्ट करता है, और ब्लॉक पेन सिग्नल ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर पेन सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में उसको ये ब्लॉक करता है। ब्लॉक करेगा तो पेन रिड्यूस होगा। ठीक है, आगे बात आपकी तो देख ली हमने, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, उसमें कुछ गुण तो किसके, एनाल्जेसिक्स के पाए जाते हैं, पेन किलर के पाए जाते हैं, और इन्फ्लामेशन को भी ये रिड्यूस करता है, और सीएनएस पर एक्ट करता है, सीएनएस पर। आगे चलते अपन, अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया हाई इफेक्टिवली और माइल्ड लेस। हाई इफेक्टिवली मतलब कि जिसका इफेक्ट क्या हो, ज़्यादा हो, पोटेंसी क्या हो, ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा हो, पोटेंसी क्या हो, ज़्यादा हो, उसमें आता है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल। कौन सा, स्टेरॉइडल ड्रग्स। स्टेरॉइडल ड्रग्स में कौन कौन सी आती है, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइडल ड्रग्स में कॉर्टिसोन आ गई, हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, बेटामेथासोन और डेक्स्ट्रामेथासोन, ये सभी क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। और एंटी इन्फ्लामेटरी में भी कौन सी है, स्टेरॉइडल ड्रग्स है, ना कि एनएसएआईडी। इसका इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि माइल्ड और लेस की बात करें तो इसमें आता है एनएसएआईडी, एस्पिरिन आ गया, एंडोमेथासिन आ गया, आइबुप्रोफेन आ गया, डाइक्लोफेनिक, नेप्रोक्सेन। ठीक है, ये सब इसमें ड्रग्स आ गई। अब आपकी स्टार्ट होता है एनएसएआईडी। ठीक है, अब स्टार्ट होता है एनएसएआईडी की लाइन्स। NSAIDs आर अवेलेबल एज अ टेबलेट्स, कैप्सूल, सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है, जो कि बाई रेक्टल रूट्स यानी एनएस रूट से देते हैं अपन, पढ़ा था फंडामेंटल में, फंडामेंटल रूट नर्सिंग में देखा हमने। क्रीम्स, जेल्स एंड इंजेक्शन इन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है सर। सम कैन बी बाउट ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर फ्रॉम द फार्मेसीज वाइल अदर नीड टू प्रिस्क्रिप्शन। अब मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती है, जो ऐसी ड्रग्स जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम मांग लें। फार्मेसीज पर या मेडिकल की जो शॉप होती है, दुकानें होती हैं, वहाँ पर जाके बोलना है हमें कि भैया पीसीएम दे दो, पीसीएम दे दो, तो वो पीसीएम दे देंगे आपको। ठीक है, वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई पहले आप मुझे वो दिखाओ, प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, क्या लिख रखा है डॉक्टर ने वो दिखाओ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपको पीसीएम दे देंगे डायरेक्ट। जबकि जो दूसरी मेडिकेशंस होती है, दूसरी मेडिसिन होती है, जैसे मान लीजिए आप कहो भैया ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना, तो वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो ओवर काउंटर ड्रग्स नहीं होती। एनएसएआईडी की फुल फॉर्म ये होगी, दीज ड्रग्स हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एनाल्जेसिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसमें, एनाल्जेसिक्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटीपायरेटिक्स की पाई जाती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस की भी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी इनकी तरह ये काम करता है। दे आर वीक एनाल्जेसिक्स देन ओपियोइड्स। हमने बात पहले कर ली कि ओपियोइड क्या है, ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर देन एनाल्जेसिक्स, एनएसएआईडी एनाल्जेसिक्स के। एनएसएआईडीज डू नॉट हैव एनी सेडेटिव एक्टिविटीज़, कोई सेडेटिव एक्टिविटीज नहीं होती, जबकि ओपियोइड्स है उसमें पाई जाती है। दे हैव एडिशनल एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक इफेक्ट। दे आर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ये हो गए सर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद फिर आता है आपकी क्लासिफिकेशन। पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और देख लेते हैं एनएसआईडी का, एनएसआईडी का कि ये काम कैसे करता है, एनएसआईडी काम कैसे करता है। तो आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, कोक्स, कोक्स एंजाइम के बारे में सुना होगा, सुना है, कोक्स एंजाइम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कोक्स एंजाइम की, तो कोक्स एंजाइम की फुल फॉर्म होती है साइक्लो ऑक्सीजिनेज। ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजिनेज इसकी फुल फॉर्म होती है कोक्स एंजाइम की। अब कोक्स एंजाइम क्या करता है, देखो कोक्स एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम सुना आपने, क्या सुना, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को ये बनाने का काम करता है। नॉर्मल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो कोक्स एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन, सूजन टाइप, स्वेलिंग वगैरह, इनको क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रमोट करता है। मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन पेन पैदा करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और फीवर वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। तो कोक्स एंजाइम क्या करता है, कोक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये होता है, पेन करना, ठीक है, स्वेलिंग स्वेलिंग करना, ये सब काम किसका है, प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए पेन वगैरह को हम एक काम करते हैं, कोक्स एंजाइम है ना, इसको क्या कर दो, इनिबिट कर दो, इनिबिट कर दो या ब्लॉक कर दो। जिससे क्या होगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं,
कोक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाएगा और पेन वगैरह है वो नहीं होगा या कम होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इनिबिट करें तो इनिबिट कैसे करें? तो फिर किसी ने कहा कि इसको इनिबिट करने के लिए NSAID नाम की कोई मेडिसिन आती है सर, NSAID की, तो वो लगाओ आप, बोल दो। तो फिर NSAID की मेडिसिन दी, कोक्स एंजाइम क्या हो गया, इनिबिट हो गया। और इनिबिट होने के बाद में क्या हुआ, या इनिबिट ब्लॉक हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगी नहीं तो पेन होगा ही नहीं। ये हो गया इसकी मैकेनिकल ऑफ एक्शन की बात या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात। ये देख लिया हमने, ये भी देख लिया। फिर आता है क्लासिफिकेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू एंजाइम सेलेक्टिव, बेस्ड ऑन एंजाइम सेलेक्टिव, यहाँ पे लिख देना बेस्ड ऑन एंजाइम सेलेक्टिविटी। सबसे फर्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आता है नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर मतलब ये कोई सेलेक्टिव कोक्स कोक्स 1 एंड कोक्स 2 दोनों एंजाइम पर ये क्या करता है, दोनों एंजाइम पर एक्ट करता है, दोनों एंजाइम को ये इनहिबिट करता है या ब्लॉक करता है। कोई सेलेक्टिव नहीं है, दोनों को करता है ये वाला है। एग्जाम्पल्स हो गए इसके, लिख लेना ये। इसका एग्जाम्पल हो गया आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, नेप्रोक्सेन, एंडोमेथासिन, ठीक है। दूसरा है प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिट्स। ये क्या करता है, ज़्यादा तो ये किसको, कोक्स 2 को करता है। मोर इनहिबिट कोक्स 2 एंड कंपेयर देन कोक्स 1। देखो मोर इनहिबिट या मोर ब्लॉक द एक्शन ऑफ कोक्स 2 देन कोक्स 1 एंजाइम्स, ठीक है, लिख लिया। मतलब ज़्यादातर तो ये कोक्स 2 को करेगा, थोड़ा बहुत करेगा कोक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट। एग्जाम्पल हो गया निमेसुलाइड एंड मेलोक्सिकेम। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है पास कोक्स 2 सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिट्स। ये केवल इसे कोक्स 2 को ही इनहिबिट करता है, कोक्स 1 को इनहिबिट नहीं करता। ओके, एग्जाम्पल्स आ गया सेलेकोक्सिब एंड इटोरीकोक्सिब। कर लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर हम बेसिस की बात करें, सेकंड बेस आता है आपके अकॉर्डिंग टू या बेस ऑन, किस पर बेसिस, किसके बेसिस पर करिए हमने, ड्यूरेशन के बेसिस पर। ड्यूरेशन के बेसिस पर हमने इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आ गया शॉर्ट एक्टिंग एंड सेकंड इज लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनिक, और लॉन्ग एक्टिंग में आता है नेप्रोक्सेन, पिरोक्सिकेम एंड मेलोक्सिकेम। अब देखो शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग क्या करता है, नाम है शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कि पहली चीज़ एक तो ये जैसे ही हमने मेडिसिन ली रैपिडली जल्दी से एक्ट करेगा ये, इसका एक्ट है ऑनसेट एक्ट करेगा जल्दी, फास्टेस्ट होता है ये, रैपिडली करेगा। जबकि जो लॉन्ग एक्टिंग है ये स्लो करेगा। कैसे एक्ट करेगा, एक्शन क्या है इसका, स्लो है, धीरे धीरे होगा, लेकिन लंबे समय तक होगा। लॉन्ग एक्टिंग है तो लंबे समय तक होगा, 6 घंटे से ज़्यादा होगा, और जो शॉर्ट एक्टिंग है 6 घंटे से कम होगा, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग है, इसको अपन क्रोनिक पेन में काम में लेते हैं, जबकि शॉर्ट एक्टिंग है इसको अपन एक्यूट पेन में काम में लेते हैं। डिफरेंस भी कर लिया हमने और क्लासिफाइड भी कर दिया। NSAID के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन विद वायरल फीवर, इनको नहीं देना। डायबिटिक विद CHF हो गया, लैक्टेशन हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज और प्रेगनेंसी, इन जब ये प्रॉब्लम हो किसी को तो इस NSAID को हमें अवॉइड करना है। फिर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो गया, नोजिया हो गया, नोजिया वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो गया, वर्टिगो यानी चक्कर वगैरह आ गया, कोमा, ओकल्ट GIT ब्लीडिंग, हाइपरटेंसिव रिएक्शन हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, कन्वल्सन्स हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, एटसेट्रा। ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स मतलब कि जो पायरेक्सिया में काम में ली जाती है, पायरेक्सिया पे काम में ली जाती है वो होती है एंटीपायरेटिक्स। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स में मेडिसिन आती है पैरासीटामोल, ठीक है। हेडिंग आ जाए एंटीपायरेटिक्स तो भी आपको ये लिखनी है, और अगर पैरासीटामोल आ जाए तो भी आपको ये लिखनी है। पैरासीटामोल को नाम है एसिटामिनोफेन, क्या नाम है, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल क्या होती है, PCM क्या होती है, इट इज़ पेरा एमिनोफिनोल डेरिवेटिव्स। क्या है, स्ट्रक्चर की बात करें अपन, इट इज़ ए पेरा एमिनो। देखो फिनोल सबसे पहले आता है, फिनोल के बाद सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, फिनोल बनाते हैं। देखो ये बन गया फिनोल, पेरा है तो पेरा कहाँ पे लगता है, यहाँ पे पेरा होगा, ठीक है। तो पेरा हो गया, फिनोल हो गया, एमिनो ग्रुप और लगाना है, एमिनो ग्रुप और लगा दो, NH2 लगता है एमिनो ग्रुप। लेकिन इसका पूरा नाम देखेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम होगा 4 हाइड्रो 4 हाइड्रोक्सी
और हाइड्रोक्सी एसिटामेट। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो पहले ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हो गई है, फॉर्मूला हो गया, मतलब फॉर्मूला होता है इसका C8H9NO2, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखो कार्बन कितने हैं, अब ये थोड़ी बताएगा आपको, बता देते हैं चलो। कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, 1 2 6 इसमें होते हैं, 6 7 8 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 9 हो गए, और ओ कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, एक क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो C8H9NO2 हो गया। इसका नाम होता है, फॉर्मूला भी लिख लेना साथ में, नाम होता है इसका एन एसिटाइल। एन क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, एन एसिटाइल है, एन एसिटाइल पेरा, एन एसिटाइल पेराफिनोल, पेरा एमिनोफिनोल, ठीक है, पेरा एमिनोफिनोल ये इसका नाम होता है, लिख लेना साथ में, इसके साथ में। एक्शन की बात करते हो, क्या काम करता है ये, एनाल्जेसिक्स का काम करता है, गुड एंटीपायरेटिक्स होता है, वीक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है। तो अगर पेन वगैरह भी हो तो आप पेन किलर्स की जगह अगर ये भी दोगे PCM, तो भी ये वही काम करेगा। डोजेस की बात करते हैं तो अडल्ट में अडल्ट डोज होगी इसके 500 to 650 mg 2 to 3 टाइम्स, BDA TDS में देते हैं। ओरल IMS लो IV इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, ठीक है। 250 mg से 500 mg चिल्ड्रन में देते हैं, और 60 से 120 mg इन्फेंट में देते हैं। ये हमने डोजेस की बात कर ली। बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में, अगर कब कब देते हैं, पेन या फीवर हो उस टाइम पर देंगे। पेन भी किस टाइप का हो, तो टूथ एक यानी दांतों में दर्द हो, हेडेक हो, डिस्मेनोरिया हो, मेंस्ट्रुअल टाइम पर, ठीक है, जो पेन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो पेन हो, पीरियड्स टाइम पर, इंजरी, पेन, इन्फेक्शन, डिजीज, आर्थराइटिस एटसेट्रा टाइम पर हम इसको काम में लेते हैं। अगर क्या हो, PCM को कोडिन के साथ मिक्स कर दें, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद कोडिन इट इज नोन एज टाइलेनोल, तो इसको नाम देंगे अपन टाइलेनोल, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, डोज लार्ज डोज अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में दे दिए अपने तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी आर, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड एब्डोमिनल पेन, सबको ये टर्म आपको पता ही है, एनोरेक्सिया क्या होता है, वोमिटिंग वगैरह। हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि अब एक एक चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लार्ज डोज में क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में हमने, एक चीज़ और लिखो, अगर लार्ज अमाउंट्स में हमने दे दी और क्या हो गया, PCM की ओवरडोज हो गई, PCM की ओवरडोज हो गई, ठीक है। तो क्या देंगे हम, एंटीडोट के रूप में क्या देंगे, एंटीडोट के रूप में हम क्या देंगे, तो एंटीडोट के रूप में हम देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन, क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन, पढ़ाया था मैंने आपको, फार्मा में पढ़ाया था, एन एसिटाइल सिस्टीन हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। PCM की क्या होती है, एंटीडोट होता है ये। फिर आता है हमारे पास एंटी आर्थराइटिक्स, एंटी आर्थराइटिक्स, आर्थराइटिक्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स क्या होता है, एंटी आर्थराइटिक्स होता है। इसमें जो मेडिसिन का लेते हैं वो आती है एंटी आर्थराइटिक्स में। इट इज़ अ पेनफुल डीजनरेटिव डिजीज ऑफ द जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ कवरिंग कार्टिलेज ऑफ द बोनियंस, ठीक है। वही बात कर ली अपने जॉइंट्स में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए। कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसके लिए, NSAID पढ़ ली, COX-2 इनहिबिटर ड्रग्स देख लिया सर, एसिटोमिनोफेन हो गया, अभी एसिटोमिनोफेन में देखा ये यूजेज में, ठीक है। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स हम आगे पढ़ेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमने देख लिया क्या क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, ठीक है। काउंटर इरिटेंट्स हो गए। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं अपन, क्या करते हैं साइड इफेक्ट्स की बात, इस मेडिसिन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो स्टोमक पेन हो सकता, स्टोमक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं जिसे अपन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, GI ब्लीडिंग हो, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो, हाइपरटेंशन और कैटारेक्स। कैटारेक्स क्या होता है, MSN में पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। यूनिट नंबर 2, अरे मोतिया बिंद यार, ठीक है। कोलिनर्जिक्स एंड एंटी कोलिनर्जिक्स, ये ड्रग्स भी आपके इसी में आती है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, कार्डियोवास्कुलर है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, थर्ड सेमेस्टर में, उसमें उस सिलेबस में दे रखा है आपको, उसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, उसमें डीपली पढ़ेंगे। देखो कोलिनर्जिक क्या होता है, ए सब्सटेंस इज कोलिनर्जिक इफ
इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्टरिंग और रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन और मिमिकिंग इट्स बिहेवियर at one or more of the body's acetylcholine receptor. These stimulants parasympathomimetics nervous system in the same manner as does acetylcholine. देखो ये ऐसा कहना चाहता है हमसे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स वे सब ड्रग्स हो सकती है, वे सब्सटेंस इज कोलिनर्जिक एक वे सब सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि क्या हो, केपेबल हो किसके, एसिटाइल कोलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीज करने के लिए, या एसिटाइल कोलिन की मिमिक्री करने के लिए। करते हैं ना भाई, दूसरे की भाषा बोल देते हैं, उसके बिहेवियर, तो मिमिक्री करने के लिए, उसके बिहेवियर को मिमिक्री करने के लिए, मिमिक करने के लिए जो भी केपेबल हो वो सभी क्या आता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, ओके सर। इसी को एक और नाम देते हैं अपन क्या, पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स भी इसको हम नाम देते हैं। अब देखो होता क्या है इसमें, कब कब काम में ली जाती है अभी समझेंगे आगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने देखा होगा, जैसे आपने वो पढ़ा है, डायग्राम ऐसे ही बना रहे हैं अभी, क्या है ये डायग्राम, रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्सोन हो गया, एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया हमने, ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल होते हैं उनको एक से दूसरे उसमें लेके जाता है। ठीक है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाता है। अब यहाँ पर ही क्या होता है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सॉरी न्यूरॉन होता है दूसरा। जैसे ये न्यूरॉन हो गया, इसी के पीछे, अब यहाँ पर आया नहीं इसलिए इधर इधर बना दे अपन, न्यूरोट्रांसमीटर एक यहाँ पे हो गया, फिर इसके पीछे और होता है। तो सिग्नल क्या होगा, सिनेप्स, नाम सुनोगा सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, जैसे ये हो गया एसिटाइल कोलिन हो गया, क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया। एसिटाइल कोलिन है, बहुत सारे हो गए, वो यहाँ से आए, इसमें से आते हुए किसमें, इसमें गए। तो वो क्या है, मैसेज को या सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, अगर इनका काम, अगर कोई ड्रग्स एसिटाइल कोलिन का काम करे, अब एसिटाइल कोलिन का काम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये, तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ट्रांसफर करना एक तरीके से सिग्नल्स वगैरह को। अगर एसिटाइल कोलिन का काम कोई दूसरी चीज करने लग जाए, सब्सटेंस करने लग जाए, तो वो कोलिनर्जिक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इनको क्या कर दे, एसिटाइल कोलिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कोलिनर्जिक है, काम कर रहा है कोलिनर्जिक इसी की तरह, अगर इनका काम ये क्या कर दे, ब्लॉक कर दे कोलिनर्जिक का, तो वो कौन से कहलाते हैं, वो कहलाता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक कब कब काम में लेते हैं, यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, एटोनी ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ऑफ जीआई सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम की डिजीज है पूरी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब है, अस्थमा के टाइम पर ना ले, एपिलेप्सी के टाइम पे ना ले, स्लो हार्ट रेट हो तब ना ले, हाइपर थायरॉइडिज्म हो तब ना ले, और गैस्ट्रिक अल्सर हो तब ना ले। अब अगर हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक, तो एंटी कोलिनर्जिक क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इन टाइम पर लेना है, इन टाइम पर नहीं लेना। देखते हैं अभी, एंटी कोलिनर्जिक, इट इज एजेंट और सब्सटेंस दैट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एसिटाइल कोलिन इन सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया, एसिटाइल कोलिन का न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। कौन कौन सी मेडिसिन आती है, एट्रोपिन आ गया, बेंजाट्रोपिन आ गया, बाईफेनाइडिन आ गया, क्लोरोफेरामिन हो गया, डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है, डेक्सट्रोमेथोर्फेन, ये सभी आ गई एंटी कोलिनर्जिक में। यूजेस की बात क्या करें, देखो आयन यूजेस वही जो वहाँ पे, जैसे वहाँ पे अस्थमा था, अस्थमा यहाँ पे आ गया, ब्रेडिकार्डिया आ गया यहाँ पे, वहाँ पे भी था, वहाँ पे किसमें था, ये देखो स्लो हार्ट रेट आ गया ना, हार्ट बीट, अस्थमा आ गया। कब कब काम मिलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर के टाइम पर काम मिलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर इसमें भी है, देखो ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉन्ट्राइंडिकेटेड में है, तो ये तो आप लिख दो, कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वहाँ पे ये यूजेस लिख दो, गैस्ट्रिक अल्सर, डायरिया, नोजिया, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, साइनस हो गया, साइनसाइटिस, ब्रेडिकार्डिया, इंसोम्निया हो गया, और डिजीनेस हो गया, ये सब हो तो अपन एसिटाइल कोलिन के अपोजिट यानी उसको ब्लॉक करने वाला एंटी कोलिनर्जिक ड्रग काम मिलेंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिमेंशिया हो सकता है, पता है आपको, डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ड्राई माउथ एंड स्वेटिंग हो जाएगी, ज़्यादा पसीने नहीं आएंगे, पसीना कम हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल क्या होता है बताया आपको मैंने,
एमएसएन पढ़ाए थे आपको, सेकेंड यूनिवर्स में बताया था, उसका डायलेशन हो जाएगा। डबल विजन, एक के दो दिखने लग जाएंगे, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिप्लोपिया। क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया, डबल विजन को। फिर आती है आपके पास एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, अब देखो नाम से पता चला है साइकोटिक्स। साइकोटिक्स एक तरीके से जो मेंटली होता है, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज की ड्रग्स है ये, जो मतलब डिप्रेस हो जाए कोई। तो एंटी साइकोटिक्स आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज सीजो सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, दे आर रिड्यूस सिम्टम्स लाइक हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूशंस। अब सुनो, होता क्या है ये सीजोफ्रेनिया वगैरह, ये क्या है, कब ली जाती है, मतलब कि जब कोई पेशेंट क्या हो, सीवियर डिप्रेशन में चला जाए, बाइपोलर डिसऑर्डर हो उसको, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूशंस होता है। अब ये होता क्या है, मतलब कि हेल्यूसिनेशन मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ें उसको लगती है कि ये हो रही है, लेकिन वो रियल में होती नहीं है। ठीक है, जैसे कोई इमेजिन कर लेता है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं उसके साथ। ठीक है ना, उसको लगता है कि ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो होता नहीं है रियल में, कल्पना कर लेता है वो। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसको क्या हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, टिपिकली और एटिपिकली, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ओल्डर ड्रग्स होती है मेनली ब्लॉक डोपामाइन डी2 रिसेप्टर्स। ये क्या है, डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जबकि एटिपिकल है, वो डोपामाइन के साथ साथ सेरोटोनिन को भी क्या करती है, ब्लॉक करती है, उन पर भी एक्ट करती है। ठीक है, ज़्यादातर ये वाली ड्रग्स काम में ली जाती है अभी, क्यों, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये देखो, इसके साइड इफेक्ट्स कम है, और साइड इफेक्ट्स है भी तो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स कम है। नॉर्मल जैसे वेट गेन हो गया है ना, ये होंगे। जबकि जो टिपिकल वाले थे, टिपिकल में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, और मूवमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा होंगे इसमें, न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा होंगे इसमें। इसलिए ये वाली मेडिसिन आजकल ज़्यादा ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया इसका, क्रोमाजाइन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ये पढ़ रखा है आप सबने पहले भी, और इसके एग्जाम्पल ये हो गए। ठीक है, देख लेना ये। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स हो गया, सेडेशन वगैरह, वेट गेन हो गया, डायबिटिक रिस्क, प्यूअर मोटर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स हो गए, देख लेना एक बार इनको। ये डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और ये जो न्यूअर ड्रग्स है एटिपिकली, ये किसको, डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, या दोनों पर एक्ट करती है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ये जो एटिपिकल वाले हैं, एटिपिकल को आजकल ज़्यादा यूज लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, कम है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं इनके, जबकि इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। और जो एटिपिकल वाले हैं, एटिपिकल वाले में अगर साइड इफेक्ट्स है भी, तो वो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स नहीं है तो भी कम है। यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स देख लिया हमने, सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब मूड स्टेबलाइजर, और सीवियर डिप्रेशन में हो, डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो, और डिमेंशिया वगैरह हो, तो ये सब अगर उसको प्रॉब्लम है तो हम ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स काम में लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इसके बारे में, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। अब देखो, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स दोनों एक तरीके से सिमिलर ड्रग्स होती है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट्स में दे देंगे तो वो हिप्नोटिक्स हो जाएंगी, और कम अमाउंट्स में देंगे सेडेटिव्स हो जाएंगी। सेडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग दैट काम एंड रिड्यूस एंजाइटी। इसको अपन एंटी एंजाइटी बोल सकते हैं। विदाउट इंड्यूसिंग स्लिप, ऐसी ड्रग्स जो कि कोई स्लिप इंड्यूस नहीं करती है, स्लिप वगैरह नहीं होगी उसकी, और कोई भी पर्सन है उसको काम और उसकी एंजाइटी को क्या क्या कर दे, कम कर दे, एट लो डोजेज, लिख रखा है लो डोजेज में। जबकि हिप्नोटिक्स क्या होती है, ड्रग्स दैट इंड्यूस स्लिप, जो कि स्लिप इंड्यूस करे, हिप्नोटिक कर दे उसको, एट हायर डोज, अगर हम हाई डोज देंगे तब। ठीक है, ये लिख रखा है। बोथ अफेक्ट्स द सीएनएस, दोनों ड्रग्स है, दोनों ड्रग्स क्या करती है, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, एंड often overlap in their action. The same drug can act as sedatives at low dose. ठीक है, सेम ड्रग्स, मान लो जैसे कोई ड्रग्स है आपके, ये थियोपेंटल ड्रग्स है, ठीक है, या डाइजेपाम है, क्या है डाइजेपाम। अगर क्या है, डाइजेपाम ले रहा है कोई, डाइजेपाम ले रहा है, अगर स्लो मतलब कि लो डोज में ले रहा है, कम डोज में ले रहा है, तो वो सेडेटिव्स का काम करेगी। अगर इसकी हाई डोज ले रहा है तो वो हिप्नोटिक्स का काम करेगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स। बेंजोडाइजेपिन्स में आ गया डाइजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलम।
बारब्यूटेरेट्स में आ गया फेनोबार्बिटल्स और थियोपेंटल। नॉन बेंजोडाइजेपाम में आ गया, सॉरी नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में आ गया मेलाटोनिन, रामेल्टोन्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। जबकि मिसलेनियस में क्या आ गया, मेलेटोनिन, रामेल्टेनोन, वही ड्रग्स आ गई इसमें भी, और एंटीहिस्टामिन। ये दोनों ड्रग्स सेम है, ठीक है। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट्स की बात। एडवर्स इफेक्ट्स में आता है क्या क्या हो सकते हैं, ड्राउजीनेस, मतलब ड्राउजीनेस होगी उसको सुस्ती टाइप आएगी, झपकी लग जाएगी, मतलब नींद टाइप, कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिजीनेस, एमनेसिया, लेथार्जी सुस्ती टाइप होगी, वीकनेस होगा, हेडक हो गया, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देगा, डे टाइम सेडेशन, दिन में भी उसको क्या नींद आने लगेगी, सेडेशन होगा, और इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशंस। ओके, तो ये होता है आपके पार्ट 1। पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अगले वाले में, ठीक है। तो कंप्लीट आपको लेक्चर कैसा लगा, कैसा इसकी सीक्वेंस से क्या था, वो आप कमेंट जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। और अब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पोर्शन और बाकी है आपके यूनिट 3 का, जो कि हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट में आप ये वाला देख लेना, ठीक है। और तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो बताएंगे फिर बाद में। अभी तो पढ़ते रहे, मस्त रहे। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के। कमेंट जरूर करें, मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।